नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश, खास मुलाकात। बात करते हैं कजान की। रूस के कजान में दुनिया के 38 देशों के दिग्गज इकट्ठा हुए हैं और पूरी दुनिया की नजर ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी हुई थी। इनमें सबसे खास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात। दक्षिण एशिया को दो दिग्गज देशों के राष्ट्र अध्यक्ष के बीच 5 साल के अंतराल के बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। दुनिया में मचे उथल पुथल के बीच दोनों देशों का साथ आना अपने आप में खास है, जिसका असर आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स पर देखने को मिल सकता है। एलएसी पर खत्म हुआ विवाद। मोदी और जिनपिंग में संवाद। फाइव आइज को करारा जवाब। ये रूस का कजान शहर है, जहां दुनिया के 38 देशों के दिग्गज ब्रिक्स समिट के लिए इकट्ठा हुए। पूरी दुनिया की नजर कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी हुई थी और इनमें से जो सबसे खास था वो था पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की मुलाकात। दक्षिण एशिया को दो दिग्गज देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच 5 साल के अंतराल के बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से ऐन पहले चीन की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने की बात कही गई। इसके बाद जून 2020 से लद्दाख में एलएसी बॉर्डर पर चला आ रहा विवाद खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बैठक को लेकर खुशी जताई। इससे पहले 2019 में दोनों नेताओं के बीच तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक अनौपचारिक बैठक हुई थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद ही चीन ने भारत के पीठ पे छुरा घोंप दिया। चीनी सेना एलएसी के पार आ गई। इससे दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया, रिश्ते बिगड़ते चले गए। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच रिश्ते क्यों बिगड़े। 5 और 6 मई 2020 को पेंगोंग में भारत चीन के सैनिकों में झड़प। उसके बाद 9 मई 2020 सिक्किम के नाथुला में दोनों सैनिकों में तीखी झड़प, जिसके बाद 25 मई को चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 5000 सैनिक बढ़ा दिए। उसके बाद 15 जून 2020 गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूरी झड़प हो गई, जिसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए। उसके बाद 2022 में दक्षिण अफ्रीका और 2023 में बाली में दोनों नेता मिले जरूर, लेकिन मुलाकात में वो सरगर्मी नहीं दिखी। ऐसे में एशिया के दो बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात को दुनिया के लिए अहम और निर्णायक माना जा रहा है। बॉर्डर पर झड़प से इधर चीन और भारत के बीच व्यापार का सालों पुराना इतिहास रहा है। बीते कुछ समय से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए भारत ने चीन के साथ जारी व्यापार को थोड़ा सीमित करने का प्रयास किया। वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत ने चीन के साथ 118.4 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार किया। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत का चीन को निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर पर पहुंच गया। चीन को निर्यात बढ़ाने में भारत के लौह अयस्क, सूती, हथकरघा, मसाले,
फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम की अहम भूमिका रही। चीन से आयात की बात करें तो बीते वर्ष इसमें 3.24% का उछाल आया और ये 101.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत चीन से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइजर, गाड़ियों से जुड़ा सामान, केमिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील का सामान और एल्यूमिनियम खरीदता है। भारत की हमेशा से ये शिकायत रही है कि उसके निर्यात किए गए प्रोडक्ट को चीन में वो मार्केट नहीं मिल पाता है जो उसके देश को भारत में आसानी से मिल जाता है। दुनिया भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है। कनाडा पिछले कुछ समय से भारत पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। अमेरिका समेत फाइव आइज वाले देशों का कनाडा को समर्थन मिल रहा है। दरअसल दुनिया भर में जासूस के लिए 5 देशों ने मिलकर एक समूह बनाया, जिसे फाइव आइज के नाम से जाना जाता है। जासूसी से मिले इनपुट को ये 5 देश आपस में साझा करते हैं। इस क्लब में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल है। जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक को फाइव आइज ग्रुप के खिलाफ कड़े जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत और चीन में दुनिया की 37% आबादी रहती है। दोनों देशों को दुनिया में उभरती महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर टकराव रहता है, दोनों देशों में तनातनी रहती है। दुनिया में मचे उथल पुथल के बीच दोनों देशों का साथ आना अपने आप में बेहद खास है, जिसका असर आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स पर देखने को मिल सकता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। ब्रिक्स समिट के जरिए पुतिन ने कजान में दिग्गजों का जो जमावड़ा लगाया, पश्चिमी देश सकते में आ गए। यूक्रेन पर जंग को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए थे। क्रेमलिन को अलग थलग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुतिन के प्लान ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पश्चिम और मिडिल ईस्ट में फैले इस तनाव के बीच भारत, रूस और चीन का साथ आना पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत है कि वैश्विक राजनीति बायपोलर से मल्टीपोलर हो रही है। सुपर पावर की मनमानी को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स तैयार हो रहा है। ब्रिक्स समिट के जरिए पुतिन ने कजान में दिग्गजों का जो जमावड़ा लगाया, पश्चिमी देश सकते में आ गए हैं। यूक्रेन पर जंग को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए थे। क्रेमलिन को अलग थलग करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुतिन के प्लान ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पश्चिम और मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच भारत, रूस और चीन का साथ आना अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत है कि वैश्विक राजनीति बाइपोलर से मल्टीपोलर हो रही है। सुपर पावर की मनमानी को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स तैयार हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन का पहले दिन पीएम मोदी के नाम रहा। कजान में हर जगह पीएम मोदी छाए रहे, चाहे एयरपोर्ट पर स्वागत हो या पीएम मोदी के सामने रूसी कलाकारों के नृत्य की प्रस्तुति हो, या फिर पुतिन से मुलाकात के दौरान गर्मजोशी। पुतिन का पीएम मोदी से मजाक हो, डिनर के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं दूसरे दिन भी अपने संबोधन से पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान समा बांध दिया। इससे पहले पुतिन के साथ 3 महीने में दूसरी द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को शांति का संदेश दिया। बैठक के दौरान न केवल यूक्रेन के साथ जारी जंग का जिक्र किया, बल्कि शांति का मंत्र भी दोहराया।
इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कजान एयरपोर्ट पर तातारस्तान के राष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की। परंपरा के मुताबिक एयरपोर्ट पर उनका मुंह मीठा कराया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीयों का तांता लगा रहा है। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज से ऐसा लग रहा था मानो जैसे रूस नहीं भारत हो। पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन अपने प्लान को अपनी जामा पहना रहे थे। पुतिन की कूटनीति की मिसाल कजान में देखने को मिली, जब रूसी राष्ट्रपति ने अपने निवास पर यूएई प्रिंस मोहम्मद बिन जायद को खाने पर आमंत्रित किया। दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी और डिनर डिप्लोमेसी पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाइडेन को चिताया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद यूएई के कई बैंक इंटरनेशनल व्यापार में रूस की मदद कर रहे हैं। रूस अरब देशों को प्रभावित कर रहा है। इस बात को लेकर अमेरिका ने पहले भी चिंता जाहिर की थी। इजरायल ने अमेरिका से आशंका जाहिर की है कि इस मुलाकात का असर मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में इजरायल हमास के बाद हिजबुल्लाह पर बम बरसा रहा है, जिसमें अमेरिका खुलकर इजरायल का साथ देता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर रूस पहुंची उत्तरी कोरिया की सेना का यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरना तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ा सकता है। लिहाजा ब्रिक्स सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, खासकर भारत की, क्योंकि पीएम मोदी शुरू से शांति की बात दोहराते रहे हैं, बातचीत से रास्ता निकालने की वकालत करते रहे। कजान में भी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इस साल ब्रिक्स समिट का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद का मजबूत करना था। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल ब्रिक्स समिट का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए
बहुपक्षवाद को मजबूत करना था। बदलते जियोपॉलिटिक्स के बीच ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर कजान पर टिकी हुई थी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन काफी खास रहा। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात रही। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। इस बार जिस तरह ब्रिक्स में कई और देशों को शामिल किया गया है, आने वाले समय में इसकी धमक पूरे वैश्विक फलक पर दिखाई देगी। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन काफी खास रहा। इसके वजह पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। वैसे तो समिट के पहले दिन दोनों नेताओं की डिनर के दौरान अनौपचारिक मुलाकात हुई, मगर आधिकारिक तौर पर दोनों के बीच द्विपक्षीय समिट के दूसरे दिन बातचीत हुई। 5 साल बाद दोनों नेता बेहद सधे अंदाज में मिले। पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर में पुतिन को आमंत्रित किया। दिसंबर को 6 महीने में तीसरी बार पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान खुद पुतिन ने इसकी जानकारी दी है और इससे पहले भारत की मेजबानी में दिल्ली में हुए G20 की बैठक में पुतिन शामिल हुए थे। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेकिशियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त की। साथ ही पीएम मोदी ने शांति की बात को दोहराया। बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालने का आह्वान किया। दरअसल ब्रिक्स को दुनिया के विकसित समूह G7 के काट के तौर पर देखा जाता है। ब्रिक्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये 43% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया के जीडीपी में 35% योगदान है। % 32% वैश्विक जमीन को कवर करता है। 20% निर्यात में ब्रिक्स सदस्य देशों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के मंच से दोहराया कि संघर्षों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही आगे का रास्ता है। ब्रिक्स की सामरिक महत्व को देखते हुए इसे दुनिया के सबसे बड़े संगठन में से एक माना जाता है। ब्रिक्स का मंच वैश्विक विविधता और बहुलता को प्रोत्साहित करता है। विकासशील देशों के बीच डिजिटल और वित्तीय समावेशन के लिए ब्रिक्स एक तरह से ब्रिज का काम करता है। इस बार जिस तरह ब्रिक्स में कई और देशों को शामिल किया गया है, आने वाले समय में इसकी धमक पूरे वैश्विक फलक पर दिखाई देगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।